वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, मिस्कीनी, लाचारी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज्यादा मशक्कत करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम जरूर चूमती है। जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है और तब जाकर ये कामयाबी कभी न खत्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर बेहद हसीन और एक शानदार बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज फिर से बात, मुलाकात, एहसासात और जज्बात का एक तफसीली सिलसिला एक ऐसी हस्ती के साथ जिसने पत्रकारिता की दुनिया में अपने आप को इस तरह से रोशन किया कि देखो वो रोशनी की तरफ चला था और खुद भी रोशन हो गया। अलग अलग पड़ाव जिंदगी के एक अजीम सफर और तमाम संस्थाओं को, तमाम देश को उन्होंने अपने काम से, अपने इल्म से रोशन किया। आज हौसलों की उड़ान में उनकी तो एक पहचान है ही, लेकिन पहचान के साथ हैं हमारे मेहमान, कोई और नहीं, ये हैं बलदेव भाई शर्मा जी। बहुत बहुत खैर मकदम, इस्तकबाल हौसलों की उड़ान में। तो जो मैंने की शुरुआत में कहा कि जो आपका सफर है बहुत अजीम और अलग अलग पड़ाव आपकी जिंदगी के अंदर, अलग अलग वक्त पर हिंदुस्तान के, चाहे पूर्व की बात हो या पश्चिम की बात हो, उत्तर की बात हो या दक्षिण की बात हो या विदेशों की बात हो, सब पर चर्चा करेंगे। बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे व्याख्यान हैं और ख्यातियां खूब मिली हैं आपको। लेकिन शुरुआत आपके नाम से करूंगा। मथुरा से आपका ताल्लुक है और बलदेव आपके ग्राम का नाम भी है, और अगर आपके नाम की चर्चा की जाए तो बलदेव भाई शर्मा जी, तो गांव का नाम भी, उसमें एक स्नेह का नाम भी, भाई भी, और एक आपका शर्मा। तो आखिर नाम कहाँ है? क्या सिर्फ काम ही काम रहा या फिर नाम की भी कोई पहचान है या उसकी भी कोई बुनियाद है? देखिए, काम की पहचान तो नाम से ही होती है और हर व्यक्ति के लिए उसका जो नाम है वो उसके माता पिता की विरासत होता है, वो ही तय करते हैं, पर आगे जाके हम उसी नाम से पहचाने जाते हैं। और आपने सही कहा कि मेरा नाम बलदेव है, पर जहाँ का मैं हूँ उस स्थान का नाम भी बलदेव है। और कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलदाऊ जी, उनके नाम से वो स्थान है और बहुत बड़ा तीर्थ है, ब्रज का ही नहीं देश दुनिया का तीर्थ है। और उसको हमारे ग्रामीण क्षेत्र में दाऊ जी के नाम से जानते हैं, पर सरकारी दस्तावेज में वो बलदेव कहलाता है। और फिर मेरे नाम में भाई है, तो भाई होने से कई लोगों को लगता है कि मेरा ताल्लुक गुजरात से है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं तो मथुरा जिले के गांव पटलोनी में जो बलदेव के पास है वहाँ पैदा हुआ। तो जो भाई शब्द है ये शायद मेरे पिताजी ने सोचकर रखा होगा कि बलदेव के भाई हैं कृष्ण, तो भाई उन्होंने उसी भावना के साथ जोड़ दिया। अच्छा, वहीं से ही ये भाई आपके साथ लगा? मेरे नाम की जो पहचान है वो भाई के साथ ही है। तो बलदेव भाई इस तरह मेरा नाम, और बलदाऊ जी के भाई कृष्ण, ये इस तरह का एक मैं अनुमान लगाता हूँ। हाँ। और उसी से मेरी जो पहचान है वो बलदेव भाई के रूप में है। मुझे लगा जब मैंने आपका नाम सुना तो ऐसा लगा कि ग्राम का नाम आपका बलदेव हो सकता है कि उस जमी से, उस सरजमी से बड़ा आपका स्नेह प्रेम रहा हो और इतनी मोहब्बत हो कि आपने उस नाम को, या आपके पिताजी ने, फादर ने उस नाम को रखा। और फिर उसके बाद जो भाई का नाम है तो मुझे लगा शायद वो स्नेह का नाम होगा। जब आपने पत्रकारिता के जगत में इतने रोशन काम किए तो लोगों ने आपसे स्नेह करते हुए भाई का कोई उपाधि आपको दी होगी, और शर्मा तो फिर आपका नाम है ही। और तो मुझे एक कंफ्यूजन सा था। और भाई तो सच माने शुरू में मुझे लगा क्या जो बॉम्बे में भी एक भाई वाला कल्चर होता है, तो एक वो भाई और एक आप जैसा भाई। और इसी कुर्सी पर जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है, उसी कुर्सी पर देश की आन बान शान
नोबेल पुरस्कार विजेता भी बैठे थे और उनको भी बच्चे प्यार से भाई साहब बोलते हैं, तो स्नेह पूर्वक इस तरीके से नाम जो है वो आ जाते हैं। और मेरे नाम में भाई अधिकृत रूप से है जी, तो आधिकारिक तौर पर आप भाई नाम आपका बोलते हैं, भाई शर्मा जी। बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ हौसलों की उड़ान में। ये बड़ा एक अजीम शो है और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों तक में इसकी बड़ी पहुंच है जी। और बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ पर तशरीफ फरमा होती हैं और अपनी ज़िंदगी के जो सफ़र हैं उनको यहाँ पर बयां करती हैं। आज हम भी उसी की शुरुआत कर चुके हैं, नाम से हुई ये शुरुआत, लेकिन अब काम की तरफ आते हैं। तो काम, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, सहाफ़ी हैं आप एक, और बड़े बड़े पदों को आपने रोशन किया, चाहे नेशनल बुक ट्रस्ट हो या फिर विश्वविद्यालय हो, चाहे रायपुर का विश्वविद्यालय हो या फिर हम हिमाचल प्रदेश जाएं तो वहाँ पर भी आपने बड़ी रोशनी छोड़ी अपने काम से। तो शुरुआत कैसे हुई? विश्वविद्यालय में मैंने वहाँ जी जी पत्रकारिता विभाग में प्रोफेसर रहा और विभाग का अध्यक्ष भी रहा, और बाद में रायपुर में जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जी, उसमें मैं 5 साल कुलपति भी रहा। शुरुआत कैसे होती है पत्रकारिता के आपके सफर की? एक चाहत थी या ये- फिर एक्सीडेंटली आप इस फील्ड के अंदर आए? मैं एक्सीडेंटली कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो नियति होती है जीवन की वो सब तय करती रहती है कि आपको क्या करना है। और मेरी पत्रकारिता और जीवन पर एक पुस्तक निकली है, मानुष जन्म अमूल। मैंने उसमें लिखा है कि मैं तो प्रोफेसर और गायक बनना चाहता था, लेकिन नियति ने मुझे पत्रकार बना दिया। और वास्तव में मैं अध्यापन के क्षेत्र से और अचानक पत्रकारिता में आ गया। हमारे एक परिचित थे मध्य प्रदेश में, शरद मेहरोत्रा जी, और उनके प्रयास से और उनके आग्रह पर वो एक तरह से मेरे मेंटोर थे। जी, और फिर अचानक उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पत्रकार बनो, पढ़े लिखे हो। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ पत्रकारिता आती नहीं है, लेकिन स्वदेश ग्वालियर में निकलता है, उस समय बड़ा प्रतिष्ठित समाचार पत्र था। उन्होंने मुझे इंदौर बुलाया और वहाँ से वो मुझे ग्वालियर ले गए, और ग्वालियर के जो प्रधान संपादक थे श्रीमान राजेंद्र शर्मा, उनसे मेरी भेंट कराई और उन्होंने मेरा टेस्ट लिया और पीटीआई जो अंग्रेजी न्यूज़ एजेंसी है उसके 2-3 वो दिए मुझे समाचार हिंदी में बनाने के लिए। तो मैंने बनाए। तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो बहुत अच्छी भाषा इस्तेमाल करते हैं, आप तो बिल्कुल जर्नलिस्ट मटेरियल हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और कहाँ सीखी पत्रकारिता? मैंने सीखी नहीं है, पर अखबार पढ़ता हूँ तो, और अध्यापक हूँ तो उतनी समझ तो मुझे है ही। और वहाँ से फिर मेरा ग्वालियर से 1982 में पत्रकारिता का सफ़र शुरू हुआ। और फिर करीब 40-42 साल मैंने दैनिक समाचार पत्रों में, दैनिक भास्कर में, चंडीगढ़ का एडिशन मैंने लॉन्च कराया स्थानीय संपादक के रूप में, और अमर उजाला वाराणसी से मैंने लॉन्च कराया, जी, जी, और स्वदेश रायपुर से लॉन्च कराया। मैं इन सब अखबारों में संपादक रहा, और बाद में पांचजन्य का संपादक में रहा। पांचजन्य और विश्व की पहचान वाला एक समाचार पत्र है, और उसमें 5 साल में संपादक रहा। तो ये यात्रा ऐसे ही चलती रही। नेशनल दुनिया में भी मैं संपादक रहा, यहाँ दिल्ली में। जी, तो एक लंबा समय, अचानक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पत्रकार बनूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि नियति तय करती है कि आपके जीवन की दिशा क्या होगी। बड़ा ही संजीदा पेशा है जर्नलिज्म, और सोसाइटी की तरफ भी एक आपकी जिम्मेदारी होती है। और जिस कालखंड में भाई शर्मा जी ने शुरुआत की जर्नलिज्म की, और बड़ा वक्त मिला होगा आपको 20 साल का, तो कहते हैं ना कि उस जिम्मेदारी को निभाते हुए खुद भी रोशन होते गए, सोसाइटी को भी रोशन किया, इतने सारे पत्रिकाओं के अंदर जिम्मेदारियां संभाली। और वो कहा जाता है ना कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तो कोई ऐसा वाकया जब आपने आपकी किसी राइटिंग से, आपकी किसी पुस्तक से, आपके किसी व्याख्यान से
कौम को बहुत फायदा मिला हो और आपकी तरफ वो मैसेजेस भी आए हों पलट के कि भाई वाह, बलदेव भाई शर्मा जी क्या आपने दिया है समाज को। देखिए, पत्रकारिता तो हर दिन का एक रोमांच है और ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जब पत्रकार को लगता है कि मेरा जो लिखा हुआ है या मेरा जो एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम है वो जनता के हित में कहीं न कहीं लाभदायक सिद्ध हुआ है। जब हमने दैनिक भास्कर पहले चंडीगढ़ से फिर पानीपत से शुरू किया, मैं वहाँ संपादक था। जी। तो नया नया अखबार शुरू किया वहाँ और बहुत सारे अखबार वहाँ से निकलते थे। लेकिन जब अखबार शुरू हुआ तो एक वृद्ध सज्जन हमारे पास आए और संपादक के नाते मुझे उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ कई साल से और मेरा टेलीफोन नहीं लग रहा है जी। तो मैंने कि आपने आवेदन किया है? उन्होंने हाँ, वो सारे कागजात लाए और मैंने बुलाकर अपना जो रिपोर्टर ये बीट देखता था उसको मैंने कहा कि देखो ये बाबा आए हैं, इनका देखो बहुत परेशान है, ये विभाग में जाके बात करो। और तब टेलीफोन ये सब बड़ी एक जटिल प्रक्रिया थी। आजकल तो हर एक के जेब में मोबाइल है, उस समय टेलीफोन लेना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैंने कहा कि आपका काम हो जाएगा, आप ये सारे कागज़ दे दीजिए। और उन्होंने कहा कि इसके कितने पैसे दे दूं? ओहो। तो मैंने कहा कि पैसे की तो ज़रूरत नहीं है। तो बोले नहीं, आप पैसे नहीं लेंगे तो फिर मेरा काम नहीं होगा। और कुछ लोग होते हैं जिनके कारण हर व्यवसाय में और कई गलतफहमियां पैदा हो जाती से हैं। मुझे हिंदी सिनेमा की एक पिक्चर है और वो मुझे ध्यान आती है, दिलीप कुमार साहब की, यूसुफ खान साहब की, और पिक्चर का नाम था मशाल। और उसमें वो पत्रकारिता की भूमिका अदा करते हैं। और एक उसमें शॉट होता है जब वो अपने एक छोटे से टूटे हुए दफ्तर में होते हैं और एक बहुत दबंग जो शायद बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था और गलत काम भी किया करता था, जिसमें अमरीश पुरी की भूमिका जो अदा कर रहे थे, और शायद वो डीके या जेके अपना नाम बताते हैं और वो पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो पत्रकार में कितना दम होता है वो उन्होंने बखूबी निभाया और बताया कि तुम पैसे वाले हो सकते हो लेकिन जो कलम की ताकत है वो सब पर भारी है। वो जो नैतिकता है पत्रकार की, जो सामाजिक सरोकार है, उसको जब पूरी तरह आत्मसात कर लेता है तो वो ताकत जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अपने आप पैदा होती है। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं मैं वहाँ गया था और उस रिपोर्टर ने मुझसे पैसे लिए कि इसकी फ़ोटोकॉपी करानी पड़ेगी और इसके लिए हमें पैसा चाहिए, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। मैंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा तो काम ही ये है। और फिर एक सप्ताह के अंदर उनका टेलीफोन लग गया। वो इतने भावुक हो गए कि बोले मैं तो समझ ही नहीं सकता कि कोई पत्रकार और मेरी इतनी मदद करेगा। तो मेरे मन में भी लगा कि वास्तव में हम लोग चाहें तो पत्रकार के रूप में बहुत सारा सहयोग हम ऐसे लोगों का कर सकते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। और पत्रकारिता वास्तव में एक नोबल प्रोफेशन है। ये बौद्धिक संरचना नहीं है। ये एक नोबल प्रोफेशन है जिसके माध्यम से हम अनेक लोगों का हित कर सकते हैं। और पहले जब मैं पत्रकारिता में आया तो मुझे लगता था कि बहुत झंझट का काम है, लेकिन धीरे धीरे जब इस तरह की चीज़ें मेरे जीवन में घटती गईं तब मुझे लगने लगा कि मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली शख्स हूँ जिसे पत्रकार बनकर समाज की सेवा करने का अवसर मिला। तो ये एक नज़रिया विकसित होता चला गया कि पत्रकारिता के माध्यम से हम समाज के लिए भी कुछ करें, वो हम अपने लिखे के द्वारा भी लोगों को प्रेरित करें और अपने दैनिक कार्य से भी हम लोगों की समस्याओं का समाधान करें। फिजाओं में एक सवाल अक्सर गूंजता रहा क्योंकि सहाफ़त, जर्नलिज्म क्या एक पैशन है
या फिर प्रोफेशन है। इससे भी आगे बढ़कर थोड़ी सी बात इस पर आती है कि आमतौर पर देखा जाता है कि एक्सीडेंटली मैक्सिमम दो पेशे ऐसे देखे गए कि एक्सीडेंटली उसमें लोग आते हैं, एक वकालत का और एक पत्रकारिता का, कि किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, अब उसमें बहुत सारी एजुकेशन उन्होंने हासिल करी, तो एक वैकल्पिक रूप से इस पेशे को वो ज़रूर रखते हैं। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर है और ख़ासकर उत्तर भारत में ये है, और ऐसा नहीं कि सभी लोग एक्सीडेंटली आते हैं, कुछ चाहत से भी आते हैं। तो आपका मैं नज़रिया इस पर जानना चाह रहा हूं कि इस पर आपका नज़रिया क्या है और सही रास्ता इसका क्या हो, क्योंकि जो वैकल्पिक रूप से आते हैं तो फिर वो वैकल्पिक ही काम करते हैं, और जो चाहत से आते हैं तो फिर वो मिसाल कायम करते हैं। देखिए, चाहे वैकल्पिक रूप से आए या चाहत के तौर पर आए, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं और जब वहाँ काम करते करते आपका दिल उसके साथ जुड़ जाता है तो फिर वो एक पैशन बन जाता है। अटल जी कहा करते थे कि पत्रकारिता पहले मिशन थी, फिर प्रोफेशन हो गई, फिर सेंसेशन हो गई। ये उसके स्वरूप बदलते चले गए वक्त के अनुसार भी, और जो इस प्रोफेशन में है उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार भी, क्योंकि आपकी प्रवृत्तियों का रिफ्लेक्शन उस प्रोफेशन में होता है जिसमें आप लगे हुए हैं। करेक्ट। पर असली चीज यही है कि जो जन सरोकार है, जो एक सामाजिक जिम्मेदारी है, वो पत्रकारिता की आत्मा है। अगर आप उससे डेविएट होंगे तो आप नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, पर जर्नलिस्ट के तौर पर, पत्रकार के तौर पर जो एक विश्वास समाज में आपके प्रति बनना चाहिए वो नहीं बन सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं कि पहले ही मंजिल को वो इमेजिनेशन में देख लेते हैं कि मैं पत्रकार बनूंगा या वकील बनूंगा तो यहाँ से नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, शोहरत कमाऊंगा, प्रभाव कमाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं राजनीति का कुछ सिरमौर बनूंगा। इस तरीके का डिज़ाइन करते हैं। हालांकि ऐसा हुआ भी होगा और होता भी होगा, लेकिन क्या इस तरह से शुरुआत करना किसी पेशे को, पहले ही आप इमेजिनेशन कर लें कि ये रास्ता होगा, ये मंजिल होगी, तो ये नैतिक तौर पर ठीक है? आपकी देखिए, मंजिल तय करना तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जो हम रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, बिल्कुल, अगर उस रास्ते में ईमानदारी नहीं है और नैतिकता नहीं है और एक सामाजिक दायित्व का बोध नहीं है, तो फिर वो स्वार्थ में तब्दील हो जाता है। फिर आप किसी भी प्रोफेशन हो, चाहे अध्यापक हों, चाहे आप जर्नलिस्ट हों, चाहे आप टीवी में काम कर रहे हैं, इन सब की अपनी एक पवित्रता है, और उस पवित्रता को अगर आप बनाकर नहीं रखेंगे तो आप लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले कहा, आप पैसा कमा सकते हैं, आप नाम कमा सकते हैं, पर आप सम्मान नहीं कमा सकते। शुरू में आपने कहा था कि पत्रकारिता और मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मल्टीमीडिया इतना बड़ा रूप हो गया है, तो ये जो सब चीज़ें हैं मीडिया के तौर पर, तो जनता में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है जी। लेकिन आप वास्तव में देखें तो संविधान ने तो 3 ही स्तंभ माने हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। लेकिन जर्नलिज्म चौथा स्तंभ कहाँ से हो गया? उसका कोई अधिकृत स्वरूप नहीं है। करेक्ट। और कोई इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन ये सम्मान जनता ने उसको दिया, उसकी विश्वसनीयता के कारण, उस प्रोफेशन की ईमानदारी के कारण, जो लोग उसमें लगे हुए थे। और भारत में स्वाधीनता के बहुत पहले और जर्नलिज्म की जो परंपरा हुई, देखिए आज एक बहुत अच्छा ये अवसर भी है कि जब हम बात कर रहे हैं तो भारत में भाषाई पत्रकारिता, विशेषकर हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने जा रहे हैं। बहुत खूब। और गणेश शंकर विद्यार्थी से शुरुआत होती है 30 मई 1826 को कलकत्ता से, उस समय कलकत्ता कहते थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जी। उदंत मार्तंड की शुरुआत की थी। क्या बात है। ये 200 साल हो गए। ये हम लोगों के लिए
बहुत बड़े गौरव की और गर्व की बात है। जी। और आप देखिए, जो मैं सामाजिक सरोकार की बात कर रहा था कि पत्रकारिता का डेस्टिनेशन क्या है? केवल पैसा कमाना, केवल बड़ा पत्रकार बन जाना, फिर जो अधिकार और ताकत हमको मिली है उसका इस्तेमाल अपने स्वार्थों के लिए करना, तो जनता की विश्वसनीयता कहाँ से बनेगी? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड का जो पहला संपादकीय लिखा, उसकी पहली लाइन थी, यह उदंत मार्तंड हिंदुस्तानियों के हित हेत। ये जो देश है भारतवर्ष और जो भारतीय जन है, इसके हितों की रक्षा के लिए अखबार है। बहुत खूब। ये डेस्टिनेशन है भारतीय पत्रकारिता का। और भारतीय पत्रकारिता यूरोपियन पैटर्न की जर्नलिज्म से एकदम अलग है। ठीक। हम एक सामाजिक जिम्मेदारी लेकर काम करते हैं जर्नलिस्ट के तौर पर। यूरोपियन पैटर्न की जो जर्नलिज्म है, दुर्भाग्य से हमने उसका बहुत, हम उसके पिछड़गु बन गए एक तरह से, और वो जो भावबोध था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। और वो तो जर्नलिज्म जो यूरोपियन पैटर्न की जर्नलिज्म है, वो शीशा लेदर करने वाली जर्नलिज्म है, वो पेपराजी वाली जर्नलिज्म है, वो दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करके और इस तरह की चीजें नेगेटिविटी के साथ प्रस्तुत करती है। भारतीय पत्रकारिता बहुत एक पवित्र दृष्टिकोण लेकर प्रारंभ हुई और फिर गणेश शंकर विद्यार्थी, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, तिलक महाराज, सप्रे साहब, अटल बिहारी वाजपेयी और पराड़कर साहब, एक से एक तपस्वी लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी का मिशन पत्रकारिता को बनाया लोक कल्याण के लिए और जन जागरण के लिए। बहुत खूब। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक संपूर्ण परिदृश्य भारतीय पत्रकारिता का है। भारतीय पत्रकारिता केवल नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए या खबरें यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए नहीं है। ये कोई नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है कि कुत्ते ने आदमी को काट लिया तो खबर नहीं है, आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो खबर है। ये भारतीय पत्रकारिता के इस भावबोध को समझना पड़ेगा। बिल्कुल समझना पड़ेगा, भारतीय पत्रकारिता के भाव को भी समझना पड़ेगा और उसकी जो तारीख है उसको भी समझना पड़ेगा। किस तरह से गणेश शंकर विद्यार्थी, जैसा कि जिक्र किया बलदेव भाई शर्मा जी ने, गणेश शंकर विद्यार्थी से लेके लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और उसके बाद फिर ये जो सफ़र है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक भी पहुंचता है। लेकिन 80 का दशक जाते जाते और उसके बाद 90 के दशक की शुरुआत होते होते टीवी और रेडियो का और प्रभाव बढ़ने लगा, पत्रकारिता टीवी की सिरमौर बनने लगी और आज का जो वक्त है उस पर मैं रोशनी चाहूँगा आपसे। और ये शो की औपचारिक शुरुआत से पहले हम अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे और वहाँ पर बात हुई थी हित और स्वार्थ की, ये दो शब्दों का हमने चर्चा की थी। तो इसको भी आप सम्मिलित करें और फर्क थोड़ा सा बताएं 80 और 90 के मिड तक की एक पत्रकारिता और उसके बाद का एक सफर पत्रकारिता का। देखिए 80 और 90 के दशक तक जो पत्रकारिता थी वो मुख्य रूप से अखबारों तक सीमित थी, पत्र पत्रिकाएं। और उस समय के अखबारों की, पत्रिकाओं की आप बात करें या उनका ध्यान करें तो पूरे समाज में उनके प्रति एक प्रेरक भाव था। और मैं तो गांव में पैदा हुआ और सन 60 के आसपास छोटी उम्र में ही, और मेरे गांव में केवल एक अखबार आता था। लेकिन मैं देखता था कि गांव में जो थोड़े पढ़े लिखे भी किसान थे वो उनकी दुकान पर जाकर और जब भी समय मिलता अखबार में लगे रहते थे। तो अखबार के प्रति जो जागरूकता है ये उस दौर से है और अखबार को एक बड़ी पवित्र चीज माना जाता था। अखबार में अगर छप गया है तो बिल्कुल सही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा मजेदार उदाहरण है। मैं जब दैनिक भास्कर शुरू कर रहा था हरियाणा में, तो कई गांवों में मैं जाता था, लोगों से संपर्क करता था और सब वर्गों के लोगों से मैं जानना चाहता था कि भाई हम जो अखबार शुरू कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही एक गांव में झज्जर के पास बेरी गांव है, वहाँ कुछ लोगों के साथ ऐसे ही बैठा था जी। तो बुजुर्ग लोग थे और वहाँ एक नौजवान आया
और उसने वहाँ जो 10-12 लोग बैठे थे उनको संबोधित करते कहा कि ताऊ, हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ये घोषणा कर दी है। सब बड़े खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छा है और हम सबका फायदा होगा। तब उसमें से एक बुजुर्ग ने कहा, ये आप देखिए सन 99 की बात आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा बात तो सही है तुम्हारी, पर ये अखबार में छपा है क्या? और जब अखबार में आ जाएगा तब हम मानेंगे कि सरकार ने ऐसा कर दिया है। ये विश्वसनीयता 90 के दशक तक, लेकिन तब अखबार ही मुख्य था। अखबार के प्रति, लेखे के प्रति इतना विश्वास, और धीरे धीरे मीडिया में, पत्रकारिता में तकनीक का प्रभाव बढ़ता चला गया और फिर मीडिया का स्वरूप बहुत व्यापक हो गया और अब तो हर एक की जेब में मोबाइल के तौर पे अखबार और एक जर्नलिज्म का हथियार, ये टेक्निकल बात हुई, पड़ा रहता है। लेकिन इसके कारण जो विस्तार हुआ, तो उस विस्तार में वो जो मूल भावना है जनता के विश्वास की रक्षा करना, ये धीरे धीरे कम होता चला गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज कोई भी कुछ भी लिख सकता है और उसके कारण चाहे समाज में विद्वेष पैदा हो, चाहे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, दूसरों का चरित्र हनन हो। ये जो बदलाव आया है, ये तकनीक के कारण मीडिया को बड़ा लाभ भी मिला, पर उसने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि मीडिया की विश्वसनीयता फिर बचाए रखना बहुत मुश्किल हो गया। पॉलिसी मेकिंग के जरिए कोई इस पर कोई लगाम लगाई जा सकती है? कुछ रिकमेंडेशन करेंगे आप, कुछ बताएंगे, बीइंग अ वेटरन जर्नलिस्ट? देखिए, सरकार भी इसके लिए प्रयास करती है, पर मेरा मानना है कि मीडिया को एक पवित्र गाय बना दिया गया है कि आप इस पे लगाम लगाने की बात कर ही नहीं सकते। और इसलिए ये बात बहुत बार उठी है, तो फिर स्वनियमन की, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन, इसकी भी बात जर्नलिज्म में उठी और फिर स्वनियमन के लिए कुछ संस्थाएं भी बनी। पर स्वनियमन के लिए, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन के लिए राशिद जी, ईमानदारी बहुत आवश्यक है। वो व्यक्तित्व चाहिए आपको। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो आप सेल्फ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। आप फिर अपने, अभी एक शब्द आपने प्रयोग किया, हित और स्वार्थ, फिर अपने स्वार्थ के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल करेंगे, जनहित के हिसाब से नहीं करेंगे। हित एक व्यापक शब्द है। ठीक, हमारे यहाँ भारत तो ऋषियों का देश है। ऋषियों ने एक से एक संकल्पना जीवन की दी और मानवता को संरक्षित करने के लिए हमारे ऋषियों ने संदेश दिए, इसलिए भारत विश्वगुरु बना। बिल्कुल। तो उपनिषद में हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर वाक्य आया है, आत्मानं मोक्षार्थम जगद हिताय च। स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन संस्था गठित की समाज सेवा के लिए, उसका ये मोटो है, ध्येय वाक्य है। तो जगत हिताय च, जो हित शब्द है, ये पूरी मानवता के लाभ के लिए है। जो स्वार्थ है वो निजी लाभ के लिए है। तो पत्रकारिता जब इस तरह के स्वार्थों में डूबना शुरू हो जाती है, तो फिर वो जनहित और जन सरोकार की रक्षक नहीं बन सकती, उस विश्वास को नहीं बचा सकती। आज अखबार प्रोडक्ट बन गया है। आज जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मीडिया हाउस चला रहे हैं। ठीक बात है। जैसे मैंने अभी कुछ नाम किए, उनका तो जीवन पत्रकारिता के लिए था और उन्होंने अपना घर बार, पत्नी के गहने बेचकर अखबार शुरू किए। माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर शुरू किया, पत्नी के गहने बेचे उन्होंने। किस लिए? पैसा कमाने के लिए नहीं, एक सामाजिक उद्देश्य के लिए पत्रकारिता है, इसलिए मैं अखबार शुरू कर रहा हूँ। अब अखबार जब प्रोडक्ट बन जाएगा, मीडिया हाउस प्रॉफिट कमाने का माध्यम बन जाएंगे,
तो फिर कंप्रोमाइज भी होगा। ठीक बात है। और फिर वो जन सरोकार है, जनहित है, वो फिर स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। और जब स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा तो जनता की विश्वसनीयता का क्षरण, उसमें कमी निश्चित रूप से आएगी। और वो जो 80-90 के दौर की पत्रकारिता है और जो आज पत्रकारिता है, इसके स्वरूप में भले ही बड़ा बदलाव आ गया, बड़ी तरक्की हो गई, लेकिन जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई। जी। मुझे याद है पराड़कर साहब ने, पराड़कर साहब तो भारत की पत्रकारिता के पितामह हुए हैं। जी। उन्होंने उस दौर में लिखा कि आने वाले समय में अखबार और सुंदर हो जाएंगे, अखबारों के जो दफ्तर हैं वो आधुनिक साज सज्जा से परिपूर्ण होंगे, लेकिन अखबार की आत्मा मर जाएगी। ये उस दौर में पराड़कर साहब ने कहा। गहरी बात कह रहे हैं आप, बहुत गहरी बात कह रहे हैं जी। तो वो दूरदृष्टि थी अगर उनके पास। हम उस आत्मा को बचाकर नहीं रख पाए तो फिर जर्नलिज्म भी एक धंधा बन जाएगी। और उसके कारण अच्छा, आपका इतना लंबा एक सफ़र और इतनी सारी आपकी अचीवमेंट्स और एक बड़े ही नेक सहाफ़ी के तौर पर आपकी ख्याति है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके साथ भी, आपके समक्ष भी कभी कोई ऐसा अवसर आया जब लगा कि या तो मैं आत्मा बेच दूँ या फिर अपने इस प्रोफेशन के साथ न्याय करूँ? देखिए, हर पत्रकार के जीवन में कभी न कभी ऐसे प्रसंग आते हैं, पर ये आपको तय करना पड़ता है कि मेरा रास्ता क्या है। मैं उस समय स्वदेश में संपादक था रायपुर में, तब मध्य प्रदेश में ही आता था, छत्तीसगढ़ नहीं बना था, और ये 90-91 की बात है करीब। तो वहाँ लाइम स्टोन का एरिया बहुत है और सीमेंट फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सीमेंट फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें से जो धूल कण हैं जी जी जी, वो फसलों को बहुत नष्ट करते हैं, किसानों की फसल खराब होती है। और एक क्षेत्र में ऐसी एक कंपनी जो बड़ा प्रसिद्ध, उसका नाम है, और किसानों को बड़ी दिक्कत होती थी और उनकी फसलें, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो उत्पादन है वो प्रभावित होता था। तो हमारा रिपोर्टर उधर था, तो उसने बहुत सारे लोगों से संपर्क में रहकर ये उसको समझ में आया कि भाई इस पर हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। वो मेरे पास आया, मुझसे बातचीत की, सर ऐसे ऐसे। मैंने कहा हाँ, इस पर करना चाहिए, लोगों से बात करो और इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, ये कंपनी वालों से बात करो। उसने बातचीत की और व्यवसाय की समस्या ये होती है कि उसमें लाभ को संरक्षित करना, ये प्राथमिकता होती है। तो उन्होंने अपने हिसाब समझा दिया, लेकिन हमने डिस्कशन करके 4-5 सीरीज में कि किस तरह उस पूरे क्षेत्र में इस कंपनी के द्वारा और किस तरह किसानों का नुकसान किया जा रहा है। और वो चीज़ इतनी बढ़ गई कि फिर प्रशासन की नज़र उन पर गई, और जब प्रशासन की नज़र गई तो उनके एक बड़े अधिकारी मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि शर्मा जी, ये बिना जांच पड़ताल के हो रहा है। मैंने नहीं, ये बिना जांच पड़ताल के नहीं हो रहा है, हम लोग पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं और आप अपना पक्ष दीजिए। तो मुझे उसके लिए लाभ पहुंचाने का भी प्रयास किया गया जी। और मैंने उनको कहा कि देखिए, मैं पत्रकार हूं और मैं तो इस सब को संभाल भी नहीं पाऊंगा। जी जी जी। जो मुझे वेतन मिलता है वो पर्याप्त है मेरे लिए, ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम और भी कुछ करेंगे। मैंने कहा और भी तो बाद में करोगे, मैं तो ये भी नहीं। जी, और मुझे नाराज़गी बहुत है इस बात से, पर मैं बहुत सम्मान पूर्वक आपको कह रहा हूँ कि आप जाइए। ये तो हूबहू वही किस्सा हो गया जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया दिलीप कुमार साहब का। बिल्कुल, उस पिक्चर को, वही बात आ गई। और मैंने अंदर बहुत गुस्सा होते हुए भी और बहुत विनम्रता से उनको कहा कि आप जाइए और हमारी आपकी कोई भी बातचीत किसानों के हित को लेकर प्रभावित करने वाले ऐसे किसी बिंदु पर नहीं होगी। बहुत खूब।
पत्रकार को ये सब चीज़ें सामना करनी पड़ती हैं। पर जो आपने जैसे शुरू में कहा कि जो नैतिकता है, पेशे की नैतिकता, उसको अगर आप बना के नहीं रखेंगे तो फिर आज जैसे फेक न्यूज़ है, और आप देखते हैं एडवर्टोरियल पूरे पूरे पेज के, और अब तो एक फैशन बन गया है कि राज्य सरकारें चाहे टीवी जर्नलिज्म हो चाहे अखबार हों, वो इतना 2-2, 3-3 पेज का और टीवी पर 8-8, 10-10 मिनट का स्लॉट अपने गुणगान का देती हैं, उसका पैसा वसूला जाता है और लोगों को, और इस तरह उसको प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे वो न्यूज है। करेक्ट। लोगों को लगता है कि न्यूज है ये, पर वास्तव में तो पैसा लेकर वो सब किया जा रहा है। बाद में आपको याद होगा एक बड़ा शर्मनाक वाकया इस देश में हुआ जर्नलिज्म के नाम पर, राडिया टेप कांड। करेक्ट। जिसमें बड़े बड़े दिग्गज संपादक, सही बात, और जिनके नाम के चिराग जला करते थे, उनके नाम उसमें आए कि किस तरह उस समय की जो केंद्र सरकार थी उसमें किसको मिनिस्टर बनाया जाए और किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाए, ये डिस्कशन हो रहा है। और कितनी बदनामी पत्रकारिता की हुई राडिया टेप कांड के कारण। तो जब हम उस ताकत को जो जनता के हित के लिए हमें मिली है निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो 80-90 के दशक की पत्रकारिता के स्वरूप को बचाए रखना बहुत कठिन है। क्या खूब जिया है आपने पत्रकारिता को। एक वाकया तो आपने बता ही दिया, और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे वाकयात गुजरे होंगे आपकी ज़िंदगी में और इस सफ़र में। और देखिए कि क्या खुदा ने आपको पेश किया। आज हौसलों की उड़ान में आप बैठकर पूरे देश के समक्ष एक गर्व के साथ अपने सफ़र पर बात कर पा रहे हैं, और शायद उस वक्त समझौता करते तो जो एक भाव है आपके अंदर आत्मसम्मान का, तो शायद वो उतना उस तरीके से नहीं झलकता। और मुझे आत्मसंतोष नहीं होता जी कि आज मैं सोचता हूँ कि ईश्वर ने मुझे एक बड़ा मौका दिया एक पत्रकार के रूप में काम करने का, ये मेरा सौभाग्य है। तब शायद मैं इसको सौभाग्य नहीं मान पाता। और देखिए सौभाग्य कहाँ तक बढ़ता गया। जिस शहर में आप एक संपादक थे, उसी शहर के एक विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। तो जब वो नवाजने पर आता है तो फिर किस किस बात को आप झुटलाएंगे। एक कुरान की आयत का मैं एक कोट कर देता हूँ, फबअय्या आए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसकी किस किस नेमत को आप झुटलाएंगे। तो आपने कर्म किया और उसके बाद फल स्वरूप आपको कितनी ख्याति मिली, आइए उस पर ही चर्चा करते हैं। एक आपका कुलपति के तौर पर रायपुर में एक दौर, और उससे पहले हसीन वादियों में भी आप रहे, हिमाचल प्रदेश की। फिर कई सारी किताबें हैं, भारत का एक आपने नज़रिया पेश किया, और बुक ट्रस्ट को भी आपने लीड किया। तो इतनी अलग अलग मुख्तलिफ आपकी जो शख्सियतें हैं उस पर कुछ चर्चा हो। कौन सी सबसे दिल के करीब है आपके? देखिए सारी चीज़ें दिल के करीब ही हैं, क्योंकि एक पत्रकार के रूप में और एक शिक्षक के रूप में ये दोनों भूमिकाएं मेरे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। एक शिक्षक और पत्रकार ये समाज के सबसे ज़्यादा सजग और जागरूक लोग होते हैं, और देश का निर्माण, समाज का निर्माण करने में इनकी बड़ी भूमिका है। जो आपने कहा एक अध्यापक, तो उसकी इतनी बड़ी भूमिका होती है समाज के निर्माण में, युवा के निर्माण में। और किसी को मैंने जहन से मेरे बात निकली, कोई ख्यातिपूर्ण व्यक्तित्व था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज़ादी के बाद जिस तरह से IAS, IPS और इंडियन फॉरेन सर्विसेज, बड़ी बड़ी सर्विसेज UPSC के माध्यम से लगाई गई, तो अध्यापक का भी रोल इतना ही ज़बरदस्त होना चाहिए था। उसको उसी तरह की सुविधाएं मिलती, उतना वेतन मिलता, और तो शायद अध्यापक का एक कद और भी ज़्यादा प्रतिष्ठित होता और देश का निर्माण और अच्छे तरीके से हो सकता था। आपकी रोशनी इस पर। देखिए ये बहुत आवश्यक है, और दुर्भाग्य से एक ऐसा स्वरूप अध्यापक का, शिक्षक का बना दिया गया कि बड़ा दीनहीन सा प्राणी है। जी। और फिल्मों में भी जो मास्टर साहब कहानियाँ आई वो बड़ी दयनीयता, और झोला लटका लिया, एक छतरी ले ली। अध्यापक को जब हम कहते हैं कि ये समाज निर्माण की
राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है, बच्चों का भविष्य निर्माता है। बिल्कुल। तो हमें वही सम्मान और उसके जीवन को वही गौरव आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी प्रदान करना चाहिए। ये वो देश है जहाँ भगवान से भी बड़ा गुरु को माना गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, अभी इस कार्यक्रम से पहले हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, आपने ये दोहा सुनाया था। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। तो गुरु का स्थान तो इस देश में भगवान से भी ऊपर है। रामकृष्ण परमहंस शिष्य देखिए, द्रोणाचार्य एक साधारण से लड़के नरेंद्र दत्त को और विवेकानंद बना दिया जी। और विवेकानंद ने एक छोटी सी पुस्तिका 40-45 पेज की लिखी है और उसमें मेरे गुरुदेव, आप उसको पढ़िए कि गुरु का जीवन में क्या स्थान है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं शिक्षक भी रहा और मैं पत्रकार भी रहा। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में एमिनेंट प्रोफेसर रहा और विभागाध्यक्ष रहा। बाद में 5 साल में रायपुर का जो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, उसमें कुलपति रहा। और मीडिया एजुकेशन को कैसे बेहतर हम नौजवानों के लिए बना सकते हैं और उसमें क्या क्या खामियां हैं उनको भी कैसे दूर कर सकते हैं। और केवल अकादमिक शिक्षा नहीं, तो वो जो पत्रकारीय आत्मा है जी, वो इंसल्ट हो हमारे विद्यार्थियों के अंदर। देखिए, दुर्भाग्य है कि स्वाधीनता के बाद भारत के पुनर्निर्माण में जो भूमिका पत्रकारिता या मीडिया की होनी चाहिए थी, पहले आज़ादी के पहले आप देखें कैसी गौरवपूर्ण परंपरा भारतीय पत्रकारिता की रही, लेकिन स्वाधीनता के बाद इसमें यूरोपियन प्रभाव बढ़ता चला गया और उसके कारण पत्रकारिता का जो एक आपने शब्द प्रयोग किया था मिशन जी, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। ये एक व्यवसाय बनता चला गया। मैं इसे प्रोफेशन भी नहीं, प्रोफेशन में भी बड़ी पवित्रता है, ये एक व्यवसाय बनता चला गया। जो उर्दू ज़बान है ना, उर्दू ज़बान की जब शुरुआत करते हैं लिपि के तौर पर सीखने की, तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो एक कायदा होता है। कायदा आता है, मैंने बचपन में पढ़ा है जी, अलिफ बे पे ते सब मैंने पढ़ी है। तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि एक तो कायदे से शुरुआत होती है, आपने वही फायदा नहीं कायदा, और ये कायदे के बाद फिर जो आपकी किताबें, तो मुझे बताएं कि सबसे दिल के करीब कौन सी है। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे समय का भारत और सुगंधित जीवन, इस पर थोड़ा सा ज़रा रोशनी ज़रूर डालें आप। मैंने 2-3 तरह की पुस्तकें लिखी हैं जिसमें पत्रकारिता से संबंधित भी हैं, समाचार और विचार, और मानुष अमोल, ऐसा कुछ, मानुष जन्म अमोल, वो मेरे जीवन और मेरी पत्रकारिता पर एक विद्यार्थी उसमें थे वर्धा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने शोध किया आपके ऊपर, मेरे ऊपर, और फिर उन्होंने जो उनका शोध प्रबंध निकला, बाद में उसको कुछ और चीज़ें जोड़कर एक पुस्तक के रूप में, और मानुष जन्म अमोल, वो उन्होंने प्रस्तुत की। और उसमें मेरे जीवन की पूरी झलक है जी। और अध्यात्म को लेकर भी मैंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। आध्यात्मिक चिंतन, हाँ, आध्यात्मिक चेतना सुगंध जीवन, और दूसरी है महका करें हम। और मेरा मानना है कि जो भारत की आध्यात्मिक चेतना है, ये विश्व को जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। आज तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो जीने की कला सिखाते हैं। भारत में तो जीने की कला सिखाने का कोई अर्थ ही नहीं है। मुसीबत इतनी मोल ले ली है इस देश में, तो आदमी पैदा ही जीवन जीने की कला के साथ होता, तभी तो भारत विश्वगुरु बना। और गांव में खेती क्यारी करने वाले लोग वो जितनी समझदारी से जीवन जीते हैं, उतना तो पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं जीता है। तो ये जो दृष्टि है कि हमें मनुष्यता के बोध के साथ जीना है, ये किताबी ज्ञान से नहीं आ सकती।
अगर आप उस पर रहेंगे निर्भर, तो फिर वो पावर एंजॉय करना आप पहले सीखेंगे। जी। और आपके द्वारा, चाहे आप पत्रकार हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे शिक्षक हों, लोक कल्याण के लिए जो काम होना चाहिए वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक बात है। और और इसलिए 2 पुस्तकें मेरी आध्यात्म पर हैं। हाँ। भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है ये पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक है। अभी देखिए जो G20 का यहाँ सम्मेलन हुआ। आयोजन जी। 2 साल पहले हुआ, उसमें विश्व के सारे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, और उसका जो मोटो था वसुधैव कुटुंबकम, जो ध्येय वाक्य था, जी। वन अर्थ, जी। वन फैमिली, जी। वन फ्यूचर। जी। ये जो ऋग्वेद में हमारे ऋषि ने कहा, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसे जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते, ये जो समग्रता में एकात्मता का बोध है, जी। ये वसुधैव कुटुंबकम है। ये वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर। और देखें कि कैसी सरजमी है, कितने सारे धर्म और जीवन दर्शन यहाँ पर फले फूले। ये भारत में जो अध्यात्म है इसके कारण है, और इसीलिए मैंने अध्यात्म पर 2 पुस्तकें लिखी। फिर भारत की राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर मेरी कई पुस्तकें हैं। उसमें सबसे पहली पुस्तक मेरी ये है, मेरे समय का भारत। तो एक पत्रकार के तौर पर मैंने कैसा अपने दौर में उस काल की परिस्थितियों को देखा। उस समय आतंकवाद, उस समय भ्रष्टाचार इतना चरम पर था, और उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मेरी ये पुस्तक है। और फिर भारत एक सांस्कृतिक अधिष्ठान, ये पुस्तक है। जी। और इस तरह कुछ पुस्तकें एक पत्रकार के रूप में अपने अनुभवों को मैंने उनमें प्रस्तुत किया है। और मुझे लगता है कि कम से कम मैंने जो काम किया है जी। वो एक स्थायी तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक मार्गदर्शक बन सकता है। आखिरी वक्फे में हम लोग आ गए हैं अपने शो के, और मैं आपसे एक फाइनल सवाल करूंगा, प्रश्न करूंगा पत्रकारिता को लेकर। यहाँ से पत्रकारिता का कैसा भविष्य देखते हैं? टेक्नोलॉजी को एक तरफ कर देते हैं, टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, एक नैतिकता की, एक पढ़ने लिखने की, एक गरिमापूर्ण पत्रकार की वो बात, और इसी के साथ जो टीचिंग है पत्रकारिता की, उसको किस तरीके से रिलेट करके देखते हैं एज ए प्रोफेशन और अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए। एक फाइनल आपका आपकी तरफ से एक मैसेज यूथ के लिए, तो वो जरा मुझे आप बताएं। देखिए, पत्रकारिता विशेषकर, जैसा मैंने कहा कि अब 200 वर्ष उदंत मार्तंड के प्रकाशन को हो रहे हैं, तो जो पत्रकारिता की मूल भावना है वो है लोक कल्याण और जन जागरण। वो डेस्टिनेशन है, उसको आप बदल नहीं सकते। जी। जैसे शरीर का रंग रूप कपड़ों के द्वारा, साज सज्जा के द्वारा हम बदल सकते हैं, पर शरीर में एक जो आत्मा है, वो आत्मा ही आपके जीवन को प्रज्वलित और आपने जैसे इसका सपनों की उड़ान, हौसलों की उड़ान जी। वो आत्मा के स्पंदन के बिना पैदा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जो भारत की पत्रकारिता है, इसकी आत्मा है सोशल कमिटमेंट, जन जागरण, लोक कल्याण, जनहित, उसको बचाकर रखना है। हम चाहे अखबार निकालें, मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी करना है करें। जी जी जी। लेकिन हमारी भाषा, हमारी सोच, हमारी दृष्टि, इसमें लोक कल्याण, जन जागरण, सोशल कमिटमेंट, यही प्राथमिक तौर पर रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो हम पैसा कमा सकते हैं, बड़े पद पर पहुंच सकते हैं, लेकिन हम जर्नलिस्ट नहीं बन सकते, वो कहलाने का अधिकार खो देंगे। एकेडमिक्स में भी आपका बड़ा एक और ऐसे ही शिक्षक के तौर पर जब हम बात करते हैं, विशेषकर पत्रकारिता की शिक्षा, इसका अभी बहुत महत्व बढ़ गया है। जी जी जी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, ठीक, उसमें भी संवाद को बहुत महत्व दिया गया है, कम्युनिकेशन। वेरी नाइस। और उसमें सीधा सीधा मीडिया शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन का है। तो मीडिया तो कम्युनिकेशन ही है। तो हम अपने मीडिया टीचिंग में
जब तक भारतीय पत्रकारिता के आदर्शों को, उसके इतिहास को जी और उस तपस्या को, जी जिसके लिए भारत की उस पीढ़ी ने अपना जीवन लगा दिया, उसको अगर केंद्रित करके हम अपने विद्यार्थियों को नहीं सिखाएंगे तो पत्रकारिता भी यूपीएससी की तरह ताकत का इस्तेमाल करने का माध्यम बन जाएगी। इसलिए मीडिया एजुकेशन में जो मेरा 10 वर्षों का अनुभव है, इसमें ये बहुत जरूरी है कि हम विद्यार्थियों को भारतीय पत्रकारिता के आदर्श, उसकी त्यागपूर्ण परंपरा जी और देश सेवा, समाज निर्माण का भाव, जी ये अवश्य सिखाएं, तभी पत्रकारिता बचेगी। अन्यथा जैसे दूसरे बहुत सारे व्यवसाय चल रहे हैं, अखबार प्रोडक्ट बन गया, मीडिया हाउस बन गए, ऐसे ही सब चलता रहेगा। पर जो सामाजिक सरोकार की भूमिका जर्नलिज्म की है वो नहीं बच सकेगी। और जो आपने शुरू में ही कहा था, मैं वहीं लाकर अपनी बात को पूर्ण करूंगा जी कि जो पत्रकारिता है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ठीक है। ये जो विश्वसनीयता है, ये विश्वसनीयता जनता की जब तक आपके प्रति बनी हुई है तभी तक आपकी ताकत है। ठीक है। अन्यथा तो जैसे पराड़कर साहब ने कहा कि अखबारों के दफ्तर बड़े शानदार होंगे, जी जी अखबार अच्छे बन जाएंगे, लेकिन आत्मा मर जाएगी। तो हमें भारत की पत्रकारिता की उस आत्मा को बचाए रखना है। और ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व की पत्रकारिता को एक रोशनी दिखाई। बिल्कुल। वासुदेव कुटुंबकम, और बहुत मुबारकबाद इस शानदार सफर के लिए, पूरी जिंदगी के लिए। तमाम किताबें, इतने सारे व्याख्यान और गणेश शंकर विद्यार्थी आपका जो पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बहुत नवाजा आपको, मध्य प्रदेश ने भी नवाजा। विद्यार्थी सम्मान मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी 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 जी। तो तमाम पुरस्कारों के लिए, शानदार जीवन के लिए बहुत मुबारकबाद देते हैं। हौसलों की उड़ान आपको बहुत मुबारकबाद देता है, और आप कार्यक्रम में आए इसके लिए भी बहुत मुबारकबाद देते हैं। और इस पर कहा जा सकता है आपके सफर पर कि तू चल ए नज़ीर इस तरह कारवां के साथ, तू चल ए नज़ीर इस तरह कारवां के साथ, जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। दास्तां हौसलों की उड़ान की यूं ही चलती रहेगी। और आज बलदेव भाई शर्मा जी हौसलों की उड़ान में तशरीफ लाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका और डीडी नेशनल का बहुत आभारी हूँ। और ये संदेश अगर हमारे युवा पत्रकारों तक थोड़ा सा भी पहुँच सका, बिल्कुल, तो मैं अपनी ये 40-42 साल की पत्रकारिता को सार्थक मानूंगा। निश्चित ही पहुंचेगा, क्योंकि ये जो हौसलों की उड़ान का शो है और दूरदर्शन का जो नेटवर्क है वो बहुत व्यापक है। निश्चित ही आपका संदेश यूथ तक पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त सहरा से जो सरगर्द गुजर जाते हैं। नाजरीन, हौसलों की उड़ान के आज के इस शुमारे में बस इतना ही। अगले शुमारे में एक और अजीम शख्सियत के साथ फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए आप रखें अपना खास ख्याल। लेकिन चलते हुए आपको याद दिला दें कि आप हौसलों की उड़ान को और डीडी उर्दू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और चाहे तो आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। तो फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत, बहुत शुक्रिया।